You're listening RM3 Radio. नमस्कार, संस्कृति की बातें इस कार्यक्रम में मैं किरण आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे संस्कृति के अंतर्गत वो ये कि किस तरह से संस्कृति परिवार, समाज, समुदाय और एक पूरे राष्ट्र को एक सूत्रता में बांध कर रखता है। अगर एक देश में सामाजिक, पारिवारिक और राष्ट्रीय एकता होती है तो उसके पीछे संस्कृति का ही हाथ होता है। और आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं वो कोई और नहीं, हमारी जानी मानी नर्मदा किदना जी हैं। नर्मदा जी नमस्कार। नमस्कार किरण, और जितने भी श्रोतागण हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को हम नमस्कार करते हैं। जी, नर्मदा किदना जी ओरिएंटल रेडियो की मैनेजर हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप संस्कृति के साथ बहुत हद तक जुड़ी हुई हैं। आपने टीवी पर कई सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम्स प्रस्तुत किए हैं और आज इस कार्यक्रम में आपके साथ बात करते हुए, आपके साथ चर्चा करते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है। और आप हमसे सहमत होंगी नर्मदा जी कि जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है जिससे कि परिवारों को, समुदायों को, समाजों को, पूरे राष्ट्र को एक सूत्रता में हम बांध कर रख सकते हैं। मतलब कि संस्कृति ही वो तत्व है जो एक देश को एकजुट करके रखता है, और वह संस्कृति है जो एक राष्ट्र को मूल्य प्रदान करती है, उसको सिद्धांत प्रदान करते हैं, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उसको निर्धारित करते हैं। और अगर हम परंपराओं की बात करें तो वो भी संस्कृति से ही जुड़ी हुई होती है, और इन्हीं के माध्यम से हमारी जो सांस्कृतिक, जो सामाजिक ढांचा है, जो सोशल और नेशनल फैब्रिक है, वो और भी मजबूत होता है। इससे राष्ट्र की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन ये संस्कृति जो है वो घर से शुरू होती है, परिवार से शुरू होता है, और समुदायों के बीच इसमें एकता आती है। तो आप इस पर अपना विचार हमसे साझा कीजिए। जी, आपने एकदम सही बताया किरण। और मैं सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगी हमारे जो भारतीय मूल जो हैं, हमारे दादा परदादा जो मॉरिशस आए हुए हैं। हाँ। तो भारतीय मूल के लोग जब मॉरिशस यहाँ पे आए तो वे अपने साथ केवल श्रम और मेहनत ही नहीं लाए थे किरण, बल्कि वे अपने साथ अपनी आस्था, जी हाँ, अपनी परंपराएं और सांस्कृतिक धरोहर भी साथ लेकर आए थे। और जिस तरह की जब हम संस्कृति के बारे में बात करते हैं, हमारे धर्म के बारे में बात करते हैं, तो रामायण और महाभारत जो है वो अछूता नहीं रह जाता है। तो साथ ही साथ वे अपने ग्रंथ लेकर आए थे, कथाएं थी, भजन, लोकगीत, त्योहार और संस्कार, सब कुछ उन्होंने अपने नए घर जो कि मॉरिशस बन गया धीरे धीरे इस धरती पर भी ये जीवित है आज तक। उनकी संस्कृति, हमारे जो भारत से लाए गए संस्कृति हैं, वो यहाँ भी मॉरिशस जो एक छोटा भारत भी कहा जाता है, यहाँ पे भी जीवित है। तो इस तरह मॉरिशस का हर एक घर केवल एक मकान नहीं बनकर रह गया, बल्कि एक संस्कृति का एक मंदिर बनकर रह गया है, जहाँ परंपरा जीवित है और परिवार उस परंपरा का संरक्षण करता आ रहा है। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि एक तरह से हम सामाजिक एकता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ, और आज का जो विषय है वो काफ़ी गहरा विषय है। आपने जितनी भी तत्वों का उल्लेख किया, अगर हर एक बात को लें तो हर एक बात को हम संस्कृति से जोड़कर बता सकते हैं कि किस तरह से संस्कृति ही वो बात है जिससे हमारी जो ज़िंदगी है वो सफल होती है, ज़िंदगी में मूल्य आते हैं। और अभी आपने शुरू में ही कहा कि हमारे पूर्वज सिर्फ मेहनत और मजदूरी के साथ, स्किल्स के साथ नहीं आए थे, एक पूरी परंपरा के साथ आए थे। लेकिन मेहनत और मजदूरी ये भी उनकी संस्कृति में ही निहित है। अगर आप महाभारत और रामायण या किसी भी धार्मिक ग्रंथ को लें तो उसमें ये सारी जो मूल्य की बातें हैं वो उसमें निहित है कि आपको जीवन कैसे बिताना चाहिए, किस तरह से आप आराम तब तक नहीं कर सकते जब तक आपने पूरी मेहनत नहीं की है। तो इस तरह से हम देखते हैं, नर्मदा जी ने बहुत अच्छी भूमिका बांधी कि हमारे पूर्वज किस तरह से इस देश में एक पूरी सांस्कृतिक विरासत के साथ आए, और इसी के बलबूते आज हम एक ऐसे सफल मॉरिशस में जी रहे हैं जिस पर न सिर्फ हमें नाज है, पूरे अफ्रीकी कॉन्टिनेंट को, पूरे विश्व को नाज है। और अगर जब हम संस्कृति की बात करें तो ये इतना एक गहरा विषय है, इसकी बहुत सारी परतें हैं।
मल्टी लेयर्ड है ये। और आज हम कुछ हल्के फुल्के बातों पर ही रहेंगे, थोड़ा थोड़ा गहराई में जाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा विषय है। और संस्कृति के अंतर्गत जो पॉपुलर लोक कथाएँ हैं, कहानियाँ हैं, वो सारी बातें आती हैं। जब आप मॉरिशस से बाहर कभी भी जाएंगे तो चाहे आप मॉरिशस के किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय, किसी भी उम्र के व्यक्ति से मिलें, जब मॉरिशस की कोई कहानी आपको सुनाई जाए तो आपको लगता है कि ये हमारी पहचान है। जैसे कि मॉरिशस में बहुत सारी लोक कथाएँ हैं, बहुत सारी जगहों को लेकर, परी तालाब है, मुड़िया पहाड़ हैं। तो इस तरह की जो कहानियाँ हैं वो भी संस्कृति के ही अंतर्गत आती हैं। और इस तरह की कहानियाँ हम सभी मॉरिशनों को धर्म, उम्र या वर्ग की जो सरहदें हैं उससे अलग हमको एकता में बांध कर रखती हैं। हमारी एक पहचान बनती हैं, एक कॉमन आइडेंटिटी, एक मिला जुला पहचान। इस पर ज़रा हम बात करें। जी हाँ किरण, जैसे कि आप बता रही हैं कि संस्कृति जो है ये हमारे जीवन जीने का एक तरीका है। हाँ। तो यहाँ परिवार केवल रिश्तों का नाम नहीं है किरण, बल्कि संस्कृति का वो पहला, जैसे हम कह सकते हैं एक तरह से विद्यालय है, एक यूनिवर्सिटी है। कैसे बचपन से ही बच्चों को बड़ों के चरण छूकर उनसे आशीर्वाद लेना, अब जैसे कि त्योहारों पर एक साथ पूजा करना, हाँ। या फिर मिलजुल कर हम घर सजाना, हाँ। ये सब छोटी छोटी बातें हैं किरण, लेकिन ये परिवार के भीतर संस्कृति की जड़ों को सींचती हैं। जरूर, ये सारी रीति रिवाज, परंपराएं, ये सभी संस्कृति के अंतर्गत ही आती हैं एकदम। और यही परिवारों ने इन परंपराओं को केवल बचाकर नहीं रखा, बल्कि उन्हें नई पीढ़ियों तक पहुंचाया है और अभी भी पहुंचाया ही जा रहा है। क्योंकि आज देखते हैं कि हम नई टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं और बहुत लोग कहते हैं कि ये जो नई पीढ़ी के युवक हैं ये लोग अछूते रह जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे झुठलाकर ये कहूँगी कि जब हमारा होली रंगों का त्योहार आता है, हाँ। और अभी देखिए दुर्गा पूजा जब आती है या फिर दीपावली, तो हम देखते हैं कि इस तरह से किस जोश के साथ हमारे जो युवक हैं इसमें भाग लेते हैं। वो चाहे कोई भी परिवार हो, किसी भी सिर्फ हिंदू परिवार या फिर हम धर्म के बारे में बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हम जब एकता की बात करते हैं, मॉरिशस तो एक बहुजातीय देश है किरण, हम जानते हैं, तो हम सारे के सारे जितने भी पर्व हैं हम सब एक साथ मिलकर मनाते हैं और हमारी यही क्या बोलते हैं इंद्रधनुषी देश बन जाता है इस प्रकार से। हमारा जो देश है उसका जो सबसे मजबूत तत्व है, जो उसका स्ट्रेंथ है, वह यही कि हम एक बहुजातीय देश में रहते हैं। और वो भी किस तरह से रहते हैं, बहुत ही प्रेम मोहब्बत के साथ, बहुत ही एक दूसरे के प्रति आदर के साथ। बहुजातीयता स्वयं एक बहुत बहुत ही एक बड़ी चीज है किरण, हाँ, जहाँ बात है। हाँ, जहाँ पर देखते हैं कि कितने हम जब बाहर के न्यूज़ हम पढ़ते हैं, देखते हैं आए दिन टेलीविज़न पे या फिर नेट पे देखते हैं कि किस प्रकार से उधर उठल पुठल है। हाँ। हमको गर्व होना चाहिए और हमारे जितने भी जवान हैं उनको मैं गर्व के साथ देखती हूँ, क्योंकि एक साथ वे सब घुल मिलकर बनाते हैं, तैयारी करते हैं और मनाते भी हैं जो भी पर्व त्योहार आता है। अब देखिए जब दीपावली आती हैं तो हमारे जितने भी यहाँ पे जो कॉमर्स है, व्यापार है जी, आप देखेंगे कि किस तरह से रंग बिरंगी चीज़ें हैं वो सब मार्केट पे आ जाता है। तो ये फिर सिर्फ एक समुदाय का नहीं बनकर रह जाता है, बल्कि राष्ट्रीय त्योहार बन जाता है। जरूर। You're listening RM3 Radio. संस्कृति की बातें कार्यक्रम में मैं किरण आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ। आज संस्कृति की बातें कार्यक्रम के अंतर्गत हम इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि किस तरह से संस्कृति में वो शक्ति है कि वह परिवार, समुदाय, समाज और पूरे राष्ट्र को एक सूत्रता में बांध कर रखता है। और आज हमारी मेहमान हैं श्रीमती नर्मदा खेदना जी। और नर्मदा जी, अभी हम जब बात कर ही रहे हैं संस्कृति की, तो हम कैसे भूल सकते हैं दुर्गा पूजा को। दुर्गा पूजा का वातावरण सर्वत्र छाया हुआ है और दुर्गा पूजा बहुतों को जानकर ये शायद आश्चर्य होगा कि ये एक धार्मिक पर्व है। धर्म और संस्कृति
एक दूसरे से मिले हुए हैं, लेकिन दो अलग बातें हैं। धर्म हर एक गुट समुदाय को अलग रखता है, अलग नहीं रखता, लेकिन हर एक समुदाय का अपना धर्म होता है, उसकी अपनी अस्मिता है। जी हाँ। लेकिन संस्कृति जो है वो धर्म से परे है। मतलब कि आपकी जो संस्कृति है, आपके पड़ोसी वो किसी भी धर्म के हो, उसकी भी संस्कृति हो सकती है। जैसे कि सुबह 5 बजे उठना, फिर माता पिता को प्रणाम करना, फिर दाल चावल शाम में खाना, दिन में कुछ और खाएंगे, शाम में हम चाय पीते हैं, बिस्किट खाते हैं। ये संस्कृति की बात हुई जो धर्म से काफ़ी हद तक अलग होता है। और संस्कृति, जब दुर्गा पूजा की बात हो रही है, तो दुर्गा पूजा मॉरिशस में हम भले ही इतने ही धार्मिक रूप से मनाते हैं, फिर भी जब हम, अभी आपने व्यापार की बात की, मॉरिशस में भी ऐसा एक माहौल छा जाता है जहाँ पर आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं तो आपको शाकाहारी भोजन ही मिलेंगे ज़्यादातर। और इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जब नवरात्रि शुरू होती है, सभी लोग व्रत धारण कर रहे हैं, तो उनके लिए विशेष मिठाई बनाएं। सभी जो मिठाई दुकान है, रेस्टोरेंट हैं, वो भी ढल जाते हैं इस माहौल में। आप शॉपिंग सेंटर्स में भी जाएं तो दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में कपड़े बिकते हैं। लेकिन ये दुर्गा पूजा जो है, ये यूनेस्को के ICH इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में अंकित हुआ है वेस्ट बंगाल द्वारा भारत के। और ये बहुत ही गर्व की बात है कि आज दुर्गा पूजा जैसी त्यौहार न सिर्फ एक धार्मिक त्यौहार है, बल्कि एक सांस्कृतिक पर्व, एक सांस्कृतिक त्यौहार बनकर रह गया है। दुर्गा पूजा जो कि हमारे देश इस रंग में रंग चुका है, इस पर आप कुछ कहेंगे संस्कृति से जोड़ते हुए? मैं यहाँ पर ये कहूँगी किरण कि दुर्गा पूजा जब बात करते हैं, मुझे ये पर्व ना एक सामाजिक एकता की तरह दिखता है, क्योंकि यहाँ पर हर वर्ग, हर उम्र, हर पृष्ठभूमि के लोग एक साथ चल पड़ते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, सभी वर्ग के लोग एक साथ मिलकर जुट जाते हैं। और जब पर्व त्योहार की बात आती है किरण, तो देखते हैं कि जब धर्म की तरफ जब बढ़ते हैं तो एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता पूरे देश में ऊर्जा छा जाता है, जहाँ पर हर कोई एक ही दिशा में बढ़ता है और हर कोई एक दूसरे का सम्मान करता है। चलो, और जिस तरह के, और हर 9 दिन आता है, नव दुर्गा 9 दिन, हर एक दिन का हर एक रंग होता है। तो जब रंग देखते हैं, जब हम ट्रैवल करते हैं, बस में जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, तो ये जो रंग है, सोशल मीडिया का भी इसमें बड़ा हाथ है, प्रभाव है कि जब रंगों का बखान हो जाता है ना, तो आप देखेंगे कि किस तरह से हमारे जो दूसरे कौम के भाई बहन है ना, उस रंग में वे लोग भी इस रंग में रंग जाते हैं और जानने की इच्छा रखते हैं कि आज अगर सफेद है, कल अगर नीला है, परसों अगर पीला है, तो इसका क्या कारण है। तो यही है हमारी सुंदरता, हमारे देश की जो लोग हैं किस तरह से बांटना जानते हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर हम अपने त्योहार भी मनाते हैं। और जो त्योहार पर्व के जो रहस्य है, के गुण हैं, गुण बातें हैं, वो सब बांटते भी हैं, जानना भी चाहते हैं। और सुबह से कई कौम के, मतलब विभिन्न समुदाय के लोग हमें नवरात्रि की शुभकामनाएं भी प्रस्तुत कर रहे हैं। चाहे वो फेसबुक पर हो, चाहे टेक्स्ट मैसेज पर हो, चाहे आमने सामने हो, हर समुदाय के लोग हमको शुभकामनाएं जुड़ जाते हैं इस तरह से। और यही नहीं, जैसे कि अभी गोविंदन पूजा भी है। जी हाँ, जब गोविंदन पूजा है, एक तरफ दुर्गा पूजा है, तो हम सब मिलजुल कर अपनी आस्था को भी जीवित रखते हैं, नई पीढ़ी तक भी हम भेजते हैं, ले जाते हैं। और जैसे कि आपने कहा कि दुकानों में जब पोशाक की बात आती है, तो आप देखेंगे कि सभी लोग इन दिनों खास करके, चाहे वो आम तौर पे कमीज़, पैंट, ब्लाउज पहनते हैं, लेकिन इन दिनों वे लोग ये तय करके रखते हैं कि पारंपरिक पोशाक पहनेंगे। और बच्चे भी जब मंदिर जा रहे हैं तो पारंपरिक पोशाक में जाते हैं, तो कितना भव्य, कितना सुंदर दिखता है। अभी आपने बताया कि किस तरह से जो दुर्गा पूजा है यूनेस्को की सूची में आ गई है, तो इस पर मैं समझती हूँ कि आप इस पर थोड़ा ज़्यादा खुलासा देंगे तो हमारे जितने भी दर्शकगण हैं या फिर जो सुन रहे हैं रेडियो के माध्यम से, तो उनको एक ज़्यादा, मतलब कि अच्छा सा खुलासा मिल जाएगा, जानकारी मिल जाएगी। ज़रूर। दुर्गा पूजा मॉरिशस की तरह हर वर्ष
कोलकाता में भी वेस्ट बंगाल में बहुत ही धूमधाम से सितंबर या अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। और कहते हैं कि यह जो पर्व है वह महालय से शुरू होता है और 10 दिनों तक ये जो पूजा है वो जारी रहती है। और जिस कारण से इस पर्व को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज फॉर ह्यूमैनिटी ऑफ यूनेस्को में शामिल किया गया है वह ये कि यह जो पूजा है, यह जो पर्व है, वह सामाजिक और विरासत पहलू को बहुत हद तक छूता है। पहली बात तो ये है कि वहाँ पर कोलकाता में दुर्गा की जो मूर्ति है वो मिट्टी से बनाई जाती है। गंगा नदी से मिट्टी लाकर वो लोग दुर्गा पूजा की दुर्गा माँ की मूर्ति बनाते हैं और फिर 10 दिन तक 9 दिन तक पूजा चलती है और 10वें दिन ये जो मूर्ति है उसको फिर से विसर्जित किया जाता है गंगा नदी में। और इसका ये मतलब एक आध्यात्मिक पहलू है, इसका एक आध्यात्मिक मीनिंग ये है कि जो जहाँ से आया है, इट इज़ गोइंग बैक टू द रूट्स, वह वापस अपने घर को जा रहा है। उसको होम कमिंग से जोड़ा गया है। होम कमिंग जो विदेश में इसको, क्योंकि बहुत से लोग विदेश में काम करते हैं लेकिन एक समय होता है जब अपने परिवार, अपने जड़ों से वो लोग जुड़ने जाते हैं। तो ये जो गंगा नदी से मिट्टी बनाकर 9 दिनों तक उसको उसकी पूजा अर्चना करते हैं। हाँ, और फिर 10वें दिन उसको फिर से प्रकृति में मिला देना, इसको होम कमिंग से इसकी तुलना की गई है, जो कि विदेश में बहुत प्रचलित है। और साथ ही साथ इसका जो एक अन्य पहलू है वह कलात्मक। कोलकाता में अगर आप इन दिनों चलेंगे दुर्गा पूजा के दिन शुरू से, तो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। मूर्तियों को बनाकर जो डिज़ाइनर्स हैं, जो कलाकार हैं, वो उसको रंगते हैं और फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा उसके आँख को रंग कर वही लोग करते हैं। मतलब कि यहाँ पर आध्यात्मिक, धार्मिक और कला, इसका एक बहुत सुंदर संगम है। दिया जाता है। यहाँ पर क्राफ्ट है, यहाँ पर आर्ट है, यहाँ पर स्किल है। और इसको देखने के लिए, क्योंकि ये कार्य एक पूरे सड़क के दोनों ओर किया जाता है, एक बाज़ार में किया जाता है, इसको देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, किसी भी सामाजिक ओहदा के हो, किसी भी धर्म के हो। इन सब से परे क्रॉस बॉर्डर सभी लोग मिलकर इस पर्व को देखने आते हैं, इसका आनंद उठाने आते हैं, सिर्फ पूजा करने नहीं, क्योंकि एक बहुत ही अलग एक वातावरण बन जाता है। तो इन सामाजिक, इन कलात्मक कारणों से आज दुर्गा पूजा को कोलकाता ने यूनेस्को की सूची में शामिल करवा दी हैं। और ये इस बात का सूचक है कि धर्म की बातों को आप संस्कृति से भी जोड़ सकते हैं। धर्म की बातों में किस हद तक सामाजिक कार्य संलग्न है, किस हद तक पर्यटक भी इससे संलग्न हो जाते हैं, उसको देखने के लिए आते हैं। और इस तरह से इकोनॉमी का भी जनरेशन होता है, मतलब कि पैसे कमाने का भी एक बहुत बेहतर साधन हो जाता है। ये जो लोग कोलकाता के सड़कों के किनारे ये कलात्मक कार्य करते हैं, वो धनी लोग नहीं हैं, लेकिन जब ऐसा करते हुए इतने लोग आते हैं तो उनको धन अर्जन का एक बहुत अच्छा साधन मिलता है। और किसी भी एलिमेंट, किसी भी बात को यूनेस्को लिस्ट में जब शामिल करवाएं तो उसकी एक शर्त ये होती है कि उससे इकोनॉमी जनरेट होना चाहिए, पैसे आने चाहिए। तो दुर्गा पूजा जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये हर तरह से समाज के लिए, देश के लिए फ़ायदेमंद सिद्ध हो रहा है। और इसका जो आध्यात्मिक पहलू है वो तो है ही, वो तो है, धार्मिक जो पहलू है वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा किस तरह से एक पूरा समाज, एक पूरा राज्य, एक पूरा देश इससे फ़ायदा उठा रहा है, इसकी वजह से आज ये एक वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। और जिस तरह से आपने बताया ना कि 10वें दिन जब विजयादशमी का दिन होता है, तो माँ दुर्गा का जो भव्य रूप है वो एकदम वो प्रकृति की गोद में पुनः समा जाती है। जी हाँ। जी। तो इस तरह से हम बात कर रहे थे, दुर्गा पूजा की तो बात हुई है, और इसके साथ ही साथ और कितने सारे पर्व त्योहार जुड़े हुए हैं किरण, जो हमारे देश की एकता का द्योतक है, मिसाल है ये, और हमारे देश की शान है। जैसे कि हम अभी दुर्गा पूजा की बात कर रहे हैं, फिर दिवाली आ रही है। दिवाली में भी देखते हैं कि किस प्रकार से ये हमारे मॉरिशस के लिए तो एक नेशनल पर्व
जैसा हो गया है, जहाँ पर हर कौम के लोग इसमें भाग लेते हैं। ज़रूर। और सुबह सुबह आप देखते हैं कि हमारे जो आस पड़ोस के लोग होते हैं उनको पता है कि ये अमुक चाची के पास, अमुक दादाजी के पास अभी मिठाइयाँ बन रही हैं, तो उनको पता होता है कि किस समय मिठाइयाँ तैयार हो जाती हैं। जी हाँ। वो लोग आ जाते हैं, हमारे जो छोटे छोटे भाई हैं, जो हमारे बच्चे हैं दूसरे दूसरे समुदाय के, वो लोग आ जाते हैं, चाची ज़रूर। मिठाई तैयार हो गई है। फिर हम मिठाइयाँ जाकर बांटते हैं, तो आदान प्रदान की जो प्रक्रिया आ जाती है ना, बात आ जाती है, तो ये बहुत ही सुंदर दिखता है। ज़रूर। दिवाली, अब देखते हैं दिवाली के बारे में। हमने कहा कि सरस से गातो बातात की का जो प्रचलन है, और उधर जब ईद का त्योहार आ जाता है, किरण, ईद में हम सेवैयाँ को किस तरह से भूल सकते हैं। और ये जो पर्व है दिवाली, मेरी एक कॉलीग है, वो एक चाइनीज़ है, लेकिन मैं उनको 2009 से जानती हूँ, और वो कहती हैं कि दिवाली के दिन वो घर पर बनाते हैं मिठाइयाँ। अच्छा, आपको यकीन नहीं होगा, मुझे खुद ताज्जुब हुआ था, लेकिन वो कहती हैं गातो नहीं। बातात भी पकाती है। हाँ, वो लोग बनाती हैं घर पर मिठाइयाँ। वो कहती हैं कि दिवाली है, सभी बनाते हैं, हम भी बनाते हैं, हम क्यों ना बनाएं, क्यों अछूते रह जाए। क्यों रह जाए। और फिर ईद के मौके पर मेरी कितने सारी सहेलियाँ और कितने सारे प्रोफेशनल्स दोस्त हैं जो हमको ईद पार्टी में दावत देते हैं, अपने घर पर बुलाते हैं, हमारे लिए अलग से बनाते हैं कुछ मिष्ठान। और मिष्ठान तो वो मिष्ठान ही है, लेकिन बिरयानी भी बनाते हैं तो अलग से हिंदुओं के लिए। और आज देखेंगे तो सच में हमें इंतज़ार रहता है कब ईद आए। मैं यही बताने जा रही थी, हमें तो इंतज़ार रहती है सेवैयों का, और नहीं तो क्या जी। और वैसी ही बात है क्रिसमस का की भी। ये जो सभी पर्व हम कह रहे हैं, दिवाली में लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, दुर्गा पूजा में दुर्गा जी की, वो तो अब धार्मिक ही पर्व हैं। ईद में भी नमाज पढ़े जाते हैं, और क्रिसमस में भी चर्च जाते हैं। लेकिन इन सब से परे जो सांस्कृतिक पहलू है इन पर्वों का, वही इसकी खूबसूरती है। और इन सांस्कृतिक आयामों को मॉरिशस के हर एक धर्म, हर एक कौम के लोग, हर एक उम्र के लोग बहुत ही खुशी के साथ जीते हैं। क्रिसमस हम छोटे से जानते हैं, क्रिसमस हमको पता नहीं था क्रिसमस के दिन चर्च जाना चाहिए। दूसरे धर्म के लोग चर्च जाते हैं कि क्रिसमस हिंदू पर्व के अंतर्गत नहीं आता, हमको पता ही नहीं था कभी। ये तो बड़े होने के बाद पता चला, क्योंकि ऐसा भी है कि मॉरिशस जब एक बहुसांस्कृतिक देश है, यहाँ पर जब अलग अलग देशों से लोग आकर बसे हुए हैं, तो ये लोग जब यहाँ पर आकर बस गए तो एक दूसरे का जो प्रभाव है, एक दूसरे की संस्कृति का जो प्रभाव है, वो नियमित रूप से पड़ता रहा। क्रिसमस क्यों बचपन से हम जीते आए, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो शुगर एस्टेट में काम करते थे, और उनके जो शक्कर प्रतिष्ठान मालिक थे वो तो फ्रेंच थे, क्रिश्चियन थे, और उनके लिए बहुत बड़ा पर्व था। इसीलिए क्रिसमस के दिन सभी को छुट्टी दी जाती थी। सिर्फ छुट्टी नहीं दी जाती थी, एक पार्टी जैसी ऑर्गेनाइज की जाती थी, मिठाइयाँ बांटी जाती थी, तोहफे दिए जाते थे। और ये मिठाइयाँ तोहफे जब माँ बाप लेकर घर पर आते थे तो बच्चों को देते थे, और वो जो खुशी का माहौल घर पर छा जाता था इन मज़दूरों के घर में, तब से ये जो माहौल, खुशी का माहौल है, वो अभी भी बरकरार है, बल्कि और भी बढ़ता जा रहा है। आज क्रिसमस के दिन कौन एक दूसरे से नहीं मिलता, बधाइयाँ देते हैं, शुभकामनाएं प्रकट करते हैं, तोहफे देते हैं, चाहे उसका धार्मिक पहलू उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन सांस्कृतिक पहलू है वो बहुत मायने रखता है। जी एकदम। और मैं तो कहूँगी, देखिए धीरे धीरे जब हमारे युवक जो हैं ये सब पर्व एक साथ मनाने लगे हैं, ये तो मनाने लगे हैं नहीं बोलूँगी, बल्कि हमारे दादा दादी के ज़माने से ही हम मनाते आ रहे हैं। और आज देखते हैं कि ये सिर्फ मात्र एक कौम के लिए नहीं रह गया है, बल्कि सब उसमें मिल रहे हैं, हाँ। मिल रहे हैं, जुड़े। मैं आपको बताती हूँ कि मुझे नहीं पता था पहले ये जो क्रिसमस के जो प्रार्थना सभा लगती है ना, हाँ। वो क्या है, मुझे नहीं पता था बचपन में। लेकिन मैं जब बड़ी हुई थोड़ी सी, तो मैंने सोचा कि क्यों, मुझे मन है जानने को, ये जो इच्छा जागृत होती है मन में ना, तो मैंने अपने माताजी पिताजी से कहा कि मुझे मन है जानने को कि
क्या है वहाँ, क्योंकि एक जिज्ञासा सा उत्पन्न होता है ना जरूर। अंदर में कि क्या है, और क्या बोल रहे हैं वहाँ पर। एक पहलू है जिससे हम अछूते हैं, हाँ, उसको जानना चाहते हैं। तो फिर पिताजी ने कहा कि हाँ तो चलेंगे, हम भी चलेंगे प्रार्थना सभा में। तो हम गए वहाँ पे, हम बैठे, हमने देखा किस तरह से पादरी जी अपनी कथा, एक तरह से कथा बोलूँगी कि किस तरह जीसस क्राइस्ट की कहानी सुनाते हैं। तो जब मैं सुन रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि जीसस क्राइस्ट जो है वो भी एक जैसे मुतो भेड़ा की कटघरे में वहीं पे उनका जन्म हुआ था। तब जब मैं सोच रही हूँ तेरी हमारी जो कृष्ण भगवान है उनका जन्म भी तो इसी प्रकार थोड़ा सा हुआ है। तो एक तरह से जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम जितने भी धर्म, जितने भी कौम के लोग हैं एक ही दिशा में जाते हैं, और कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ज़रूर। और अभी आपने 2 धार्मिक उदाहरण दिए, लेकिन जब आप वो कहानी सुन रही हैं, आप सुन रही हैं, अगर कोई और सुनती, हमारी कोई माँ, चाची या दादी सुनती, तो उनको पता चलता कि शुगर एस्टेट में, खेतों में हमारी कई दादियों ने बच्चों को जन्म दिया है जी। कई लोगों ने, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं जहां उन्होंने कहा कि उनको प्रसव वेदना उतना नहीं होता था क्योंकि वो इतने एक्टिव थे, इतने बहुत ही गतिशील थी वो लोग कि सुबह गए, बस थोड़ी सी दर्द थी, लेकिन घर आए तो बच्चे को साथ में रहे हैं, आंचल में बच्चे को डाल कर लाए। और इस तरह से बहुतों का जन्म हुआ है मॉरिशस में। तो जब ऐसे लोग ये कहानियाँ सुनेंगी तो एक अपनापन सा महसूस होता है कि अगर जीसस का जन्म उधर हुआ तो हमारे बच्चे का भी जन्म हुआ, तो हम तो एक ही हुए। इस तरह से। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, देखिए जैसे कि मैंने बोला कि जीसस जो है कृष्ण को हम उधर देख सकते हैं, एक क्या बोलते हैं, तुलना कर सकते हैं। और लावियश माही जो कि जीसस क्राइस्ट के माता जी हैं, उधर हमारे कुंती जी हैं और मरियम जी हाँ, तीन उदाहरण। तो एक साथ कहीं ना कहीं, जैसे कि मैं बता रही हूँ, सभी एक साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो हम क्यों ना जुड़े। ज़रूर। और अभी आपने कुंती जी की बात की, मैं हमेशा ये बात सोचती थी, मुझे पता नहीं था आपने भी ऐसा सोचा है कि अगर उधर मदर मेरी थी, वर्जिन मेरी कहते हैं जिन्हें, तो इधर कुंती जी भी हैं जी, जिनको सूर्य ने एक वरदान दे दिया और उनको पुत्र हुआ, वो भी एक ऐसे तेजस्वी पुत्र, महारथी। जी हाँ। तो इस तरह से बहुत सारी हमारी जो धर्म से संस्कृति की बात जुड़ी हुई है वो हमें एक सूत्रता में बांध कर रखती है। और विषय काफ़ी दिलचस्प है, जैसा कि आप देख रहे हैं। You're listening RM3 Radio. संस्कृति की बातें, इस कार्यक्रम में मैं किरण आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ। आज संस्कृति की बातें कार्यक्रम के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि किस तरह से संस्कृति एक परिवार के साथ पूरे समुदाय को, समाज को और राष्ट्र को, और फिर राष्ट्र के बीच अलग अलग देशों को एक सूत्रता में बांध कर रखता है। और हम कई पहलुओं की चर्चा कर रहे हैं। हमारी मेहमान आज हैं श्रीमती नर्मदा किदना जी, जो कि MBC की ओरिएंटल रेडियो की मैनेजर हैं, लेकिन साथ में संस्कृति के साथ इनका बहुत गहरा संबंध है और इन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्यक्रमों की प्रस्तुति की हैं जो कि संस्कृति से जुड़ी हुई है। और नर्मदा जी, अभी हम कई विषयों पर बात कर रहे हैं जो कि संस्कृति से एकदम घनिष्ठ संबंध रखता है, बल्कि संस्कृति से ही ये सारी बातें मौजूद होती हैं हमारे जीवन में, हमारे देश में। वो कोविड-19 का एक समय था जब हमको एहसास हुआ कि जब जीवन में संस्कृति नहीं होती है, आप पर्व नहीं मनाएंगे, आप कोई ख़ास पहनावा नहीं पहन सकते, कोई ख़ास खाना नहीं बना सकते। कितने सारे पर्व आए कोविड-19 के अंतर्गत जिसको हम नहीं मना पाए सही ढंग से, लोगों से नहीं मिल पाए, क्योंकि संस्कृति, जब मैं कह रही हूँ कि एक सूत्रता में बांधता है, तो यहाँ लोगों की बातें होती हैं। हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हम अकेले घर में 4 दीवारी में बंद नहीं रह सकते। जब तक हम अपने पड़ोसियों के साथ, अपने परिवारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ना मिलें, तब तक एक खालीपन रहता है। बल्कि कोविड-19 के अंतर्गत बहुत से लोगों को डिप्रेशन का सामना करना पड़ा एक तरह से, इसके शिकार वो लोग हुए। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि संस्कृति हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। 2 वक्त की रोटी सभी को मिला उस समय,
सभी ने खाना खाया, सभी घर पर थे, लेकिन संस्कृति के ना होने की वजह से लोगों के जीवन में कितना फीकापन आ गया। जी, अस्त व्यस्त हो गया। जी हाँ। और यहाँ पर ये जोड़ना चाहूँगी किरण की कोविड-19 महामारी ने लोगों की ज़िंदगी में केवल शारीरिक दूरी नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दूरी भी पैदा कर दिया है। और इसका परिणाम क्या हुआ है, हम देखते हैं कि अकेलापन और उदासी बढ़ गई थी उन दिनों, और लोग अपने परिवार समाज के साथ सांस्कृतिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पाए, और साथ ही साथ तनाव और चिंता भी बढ़ गई थी। परंपराएं, उत्सव और सामूहिक मिलन जीवन में स्थिरता और संतुलन का हिस्सा होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं। उनका अभाव असुरक्षा और मानसिक दबाव पैदा कर दिया एक तरह से। और हम देखते हैं कि सामूहिक आनंद और खुशी का अभाव उन दिनों बहुत देखने को मिला है, और इसी प्रकार से लोग इंतज़ार, शादी ब्याह जो हमारे एक बहुत ही खुशी का माहौल है, एक नियम लागू किया गया था कि आप 100 से ज़्यादा लोगों को नहीं बुला सकते। अगर अर्थी उठे तो 10 से ज़्यादा लोगों को नहीं बुला सकते हैं। और यही दो, जैसे कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो आस पड़ोस के लोग को पता चलता है, तो हम सभी आते हैं उस परिवार को सांत्वना बांधते हैं। तो ऐसे में वो परिवार जो है अकेले महसूस करने लगा था। और किस तरह से दुख में डूब गया था। और इसी प्रकार जब हम शादी के बारे में बात करते हैं तो शादी विवाह जो है सिर्फ हिंदू परिवार में नहीं बल्कि हर एक कौम के लिए ये एक खुशी का माहौल है। और शादी जो है एक ही दिन का त्योहार नहीं है बल्कि यहाँ से जब हिंदू के बारे में बात करते हैं तो शुरुआत होती है गीत गवाई से, हल्दी, परछावन, शादी, फिर चौथारी आती है। तो ऐसे में कोविड के समय सब 1 दिन या 2 दिन पर रह गया था, तो बहुत मतलब कि असंतुष्टि महसूस कर रहे थे। और वो समय जब आया तब हमको सच में पता चला कि संस्कृति का क्या महत्व है सच में हमारे जीवन में। और शादी विवाह की जब आप बात कर रहे हैं तो ये तो हमारे धर्म में भी है कि समुदाय को, पंच को साक्षी होना चाहिए, और वो साक्षी ही नहीं रहे। तो वो जो फीकापन था वो तब पता चला कि पेपर पर भी विवाह हुआ करता है, लेकिन जब तक कि पंच ना आए, जब तक कि आपके सहयोगी परिवार ना आए, तब तक एक अधूरापन सा रह जाता है। एक धरोहर सा है ना हमारा जो शादी का, जो जितने भी रिचुअल, जितने भी राइट्स हैं, वो सब रीति रिवाज है, उससे हम दूर नहीं रह सकते हैं। और जिस तरह से जब गाया जाता है ना हल्दी गाना, फिर परछावन के गीत, अब आपने टेप रिकॉर्डर डाल दिया है या आपने चला दिया है रेडियो पे, कैसेट पे, तो वही भाव नहीं रहता है। तो एक तरह से, और वो तो पर्सनलाइज भी होता है। जब फूफू जाएंगी तो कहेंगे फूफू चढ़ावा था, पहले हरदिया मोहे बाबा या फूफू चढ़ावेला। तो आप इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी जो संस्कृति है वो एकदम बहुत ही बढ़िया है, और लोगों के साथ इसका संबंध जुड़ा रहता है, और यही हमारा मॉरिशनिज्म है। जी हाँ। और मॉरिशस एक बहुत ही बेमिसाल देश है जहाँ पर अलग अलग देश से आए, अगर भारत को ही ले तो अलग अलग राज्य से आए लोग इतने अच्छे से घुल मिल कर रहते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा जो खान पान है वह एक दूसरे के खान पान से बहुत भिन्न है, और उसमें उनका प्रभाव भी आता है। हम जिस तरह से नूडल्स बनाते हैं, चाइना में वैसा नूडल नहीं बनता। हम जिस तरह से खिचड़ी बनाते हैं एक तरह से, या दाल सब्जी बनाते हैं, भारत में वैसा नहीं होता। जिस तरह से यहाँ बिरयानी बनती है, मुस्लिम देशों में वैसा नहीं बनता, क्योंकि हमारा जो अलग अलग हमारी जो संस्कृति है उसका असर पड़ता है एक दूसरे पर, एक दूसरे का प्रभाव पड़ा है। और हमारा हर एक व्यंजन वो मॉरिशन व्यंजन है। मॉरिशन बिरयानी, मॉरिशन नूडल, मॉरिशन दाल पूरी, तो इस तरह से मॉरिशन गतपीमा। जी हाँ। और हमारे जितने भी, जब आप किसी पर्यटक से आप मिलेंगे तो आप पूछेंगे आपको क्या अच्छा लगा, तो हमारी बीचेस, हमारी तटें जो हैं वो तो हैं ही, तो उनका जो फेवरेट में से एक ये आता है कि मॉरिशन खाना। जी, ये बहुत बढ़िया है। और जब हम शादी के बारे में बात कर रहे थे तो कैसे भूल सकते हैं कि हमारी जो
पुरियां हैं और हमारा जो गोपवा है, और कच्चू शादी में है, इतने लोग क्यों आते हैं? खाना खाने आते हैं। खास करके हल्दी जी विधि में। हाँ। चिपुरी और साथ जो टक्कर। तरकारियां हैं, हाँ। टक्कर है और केले की तरकारी आप चाहे लाख घर पे बना ले, लेकिन जो शादी में हमारी चाची वो मिलकर अलग बनाते हैं वो अलग है, उसका स्वाद ही अलग है। आप हो सकता है घर पे 2 पुरियां खाते, लेकिन आप शादी में जाएंगे तो आप 4 ज्यादा। पुरियां खाकर ही लौटेंगे। जी हाँ। और ये तो हुई हिंदू विवाह की बात। अगर अब तमिल विवाह में जाएं तो वहाँ की जो विशेषता है उसका अलग बात है। आनंद वहाँ पे लेने भी सभी जाते हैं। 7 तरकारियां हैं, वहाँ भी कोई लेकिन शादी देखने नहीं जाता, नहीं। खाना खाने जाते हैं। एक तो खाना खाने जाते हैं और दूसरा पहनावा। पहनावा। एक मौका मिलता है कि यू कैन ड्रेस एट योर बेस्ट। आप अपने सबसे बेहतरीन इंडियन पोशाक निकालें जी। और वहाँ पर जाएं और सबको दिखाएं कि आप कितना सुंदर लगते हैं इस ड्रेस जी। में। और जब आप तमिल समुदाय के बारे में बात कर रहे हैं या फिर तेलुगु समुदाय का भी है, वहाँ की खासियत पोशाक में आप देखेंगे वे लोग बालों में गजरा लगाते हैं, फूल जी। लगाते हैं। तो हो सकता है कि आप नॉर्मली जब आप शादी में जाते हैं तो आप फूल नहीं लगाएंगे, हाँ, लेकिन अगर तमिल उस दिन तेलुगु की शादी में जाएंगे तो आप फूल जरूर लगाएंगे। जी हाँ। और ये तो हुई शादी की बात जहाँ पर मौज मस्ती होती है, बहुत खुशहाली वाला मौका होता है। लेकिन अब आप देखिए, हमारे जब पर्व की बात कर रहे थे तो कावड़ी के समय, कावड़ी जो कि एक साउथ इंडियन पर्व है, साउथ इंडियन पूजा है, वो भी एकदम धार्मिक है। लेकिन इसका भी एक दूसरा सांस्कृतिक आयाम उत्पन्न हो चुका है जहाँ पर पूरा मॉरिशस इसमें भाग लेता है। और इसमें भी कपड़ों का ख्याल रखते हैं। महावर लगाना, पायल पहनना, बालों में गजरा लगाना, और जिस रंग के कपड़े लोग पहन रहे हैं उसी रंग में आपको रंगना है। जी। और अभी अभी हमने गणेश चतुर्थी मनाई, किसने गणेश काष्टी। चतुर्थी, किसने काष्टी नहीं पहनना चाहा। और मोदक की बात कीजिए, अब खान पान की बात कर रहे थे, हर एक मिठाई की दुकान में मोदक की बिक्री हो रही है। अब अलग अलग मोदक हो गए जी हैं। हाँ, अलग अलग रंग, अलग 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 रंग, आकार, अलग आकार, अलग स्वाद। जी हाँ। तो ये हमारी खूबसूरती है। अब जब आप कावड़ी के बारे में बात कर रहे थे, हम वहाँ पे एक चुक गए हैं खान पान में। वहाँ पनाकों कैसे भूल सकती हैं आप किरण? जी हाँ। ये तो विशेषता है। जी, विशेषता आप घर है। पर नहीं बना पाएंगे, वहीं पर जाकर आपको चखना वहीं पे होगा। जाना चाहिए आपको। और क्या करते हैं ना, जगह जगह पे सॉलिडारिटी होती है, वो ही सबसे बांटा बड़ी जाता खूबसूरती है। जी, आप घर पे खाना आराम से खा सकते हैं, जरूर। लेकिन उस दिन आप घर पर जाकर नहीं बाहर खाएंगे। खाना खाएंगे। आप कावेरी जाएंगे और वहाँ के माहौल देखेंगे, कितने सुंदर सुंदर कई आकार के कावेरी बनाए जाते हैं, वो आप देखेंगे। साथ ही साथ पूजा में भाग लेंगे और साथ ही साथ आप देखेंगे कि बगल में, रास्ते के दोनों बगल में प्रसाद बांटा जा रहा है, महाप्रसाद, अन्नदान करते हैं। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि क्यों कितना लंबा है, लाइन कितना लंबा है। एक समय था, मुझे पता है, हम कुछ स्कूल के दिनों के बात कर रहे हैं, जब नौजवानों को तो कतार में बिल्कुल खड़ा होना अच्छा नहीं लगता। अगर आप किसी प्रोफेशन के साथ भी जुड़े हुए तो आप नहीं चाहेंगे कि क्यों खाने के लिए क्यों हम कतार में खड़े रहें, क्या घर पर खाना नहीं है। लेकिन आज एक ऐसा समय आ चुका है कि सभी इस खाने का सम्मान करते हैं और कतार में खड़े होना किसी को भी आज नहीं खलता है, एक तरह से नहीं खटकता। आप बहुत खुशी खुशी उस कतार में खड़े होते हैं, लोगों से बात करते हैं। एक सोशलाइजेशन का एक बहुत अच्छा मौका होता है। और सिर्फ यही नहीं, महाशिवरात्रि जी, महाशिवरात्रि जब आ जाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन नहीं किरण, बल्कि यहाँ मॉरिशस में तो सभी लोग गंगा तालाब जाते हैं, परी तालाब जाते हैं। तो अगर उत्तर प्रांत के लोगों को हम देखेंगे तो उनको तो 3-4 दिन पहले ही निकल जाना पड़ता है। तो 3-4 दिन जब वे घर से बाहर रहते हैं तो हमारा पूरा जो देश है वो लोग सेवा में लग जाते हैं। हाँ, एकजुट होकर वे लोग सेवा के लिए उतर जाते हैं रास्ते पर। खान पान को लेकर उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। एक समय था जब घर के परिवार को उनके लिए खाना ले जाना पड़ता था। जी जरूर, कपड़े ले जाने पड़ते थे, स्नान के लिए जो उनकी जगह नहीं होती थी। आज नहीं, आज जगह जगह पर उनके लिए सारी सुविधाएं हैं। खाना तो आप घर से कहा, आप खुद जाएंगे तो आपको भी खाना मिलेगा। जी, ऐसी स्थिति आ चुकी है। घर पे आखिरी दिन में मुझे अभी भी याद है जब हम देखते हैं किस दिन, मैं तो जाती हूँ महाशिवरात्रि के दिन, उतने सुंदर सुंदर कांवर हैं किरण, ये नहीं मिलता है देखने को पूरा साल। हाँ, महाशिवरात्रि के दिन उन दिनों देखने को मिलता है। अब आप उत्तर से जाएंगे, आप गंगा तालाब जाएंगे, इतना दूर है वो रास्ता,
तो आपको खाना ले जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं नहीं। पड़ती है, आपको महाप्रसाद मिल जाता है जगह जगह और और बहुत वो ही लोग सम्मान के सम्मान के साथ मिलता है। आपको देते हैं। जी हाँ, आप लेना ना भी चाहें तो ज़बरदस्ती आपको दो तीन ठेके भी तो मिल ही जाएंगे। मिल जाता है। तो ये देखते हैं कि किस तरह से जल भी बांटते हैं, जी हाँ। थकने पर सहारा भी देते हैं, ज़रूर। और ये ही है संस्कृति का असली रूप किरण। जी हाँ। साथ चलना, साथ निभाना और ज़रूर। साथ जीना। ज़रूर। संस्कृति की बातें इस कार्यक्रम के साथ आप जुड़े हुए हैं और आज हमारी मेहमान हैं श्रीमती नर्मदा किदना, और आज का जो विषय है वो ये कि किस तरह से संस्कृति एक माध्यम है, एक शक्ति है, एक देश में सभी परिवारों के बीच, समुदायों के बीच, समाजों के बीच और पूरे राष्ट्र के बीच एक सूत्रता लाना, एकजुटता लाना। और आपको पता है कि गणेश चतुर्थी भारत में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो वो यही दिखाने के लिए अंग्रेज़ी प्रशासन को कि जब सारे भारतीय एकजुट होते हैं तो उनकी शक्ति कितनी हो सकती है और ऐसी शक्ति को आप दबाकर कुचल कर नहीं रख सकते। तो ये है शक्ति संस्कृति की। You're listening RM3 Radio. संस्कृति की बातें इस कार्यक्रम में मैं किरण आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ। बल्कि हमारे जाने का अब समय होने को है। हमारी जो मेहमान हैं वो हैं श्रीमती नर्मदा किदना जी, जो कि ओरिएंटल सेक्शन की मैनेजर हैं और संस्कृति से जुड़ी हुई एक बहुत ही सांस्कृतिक महिला हैं। और हम आपको ये भी याद दिलाते चलें कि ये जो कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं इसका लाइव फेसबुक पेज चल रहा है, जिसको आप लाइव फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, और फिर इसको टीवी पर भी इस प्रोग्राम को दिखाया जाएगा। हर रोज़ 2 से 3 बजे जो कार्यक्रम चलते हैं संस्कृति, धरोहर और साहित्य को लेकर, ये सभी प्रोग्राम्स आप फेसबुक पर लाइव फॉलो कर सकते हैं और इसका प्रसारण किया जाएगा MBC TV 3 पर। तो नर्मदा जी, अभी आज के इस कार्यक्रम के हम अंत तक पहुंच रहे हैं। हमारे पास सिर्फ 2 मिनट हैं और इस कार्यक्रम में भाग लेकर आपको बात करते हुए कैसा महसूस हुआ, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है और संस्कृति की बातें आपको कैसी लगती हैं, इन्हीं बातों के साथ हम प्रोग्राम का समापन करेंगे। जी देखिए, ये जो संस्कृति की बातें हैं, ये कार्यक्रम जो है हमने इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम को रखा है रेडियो मनोरंजन RM3 पर, कि हमारे साथ सभी लोग जुड़ जाएं और पहचानें हमारी संस्कृति क्या है और किस तरह से हमारी जो नई पीढ़ी है उस इन संस्कृतियों के साथ जुड़े हुए हैं। और आज के इस खास कार्यक्रम पर मैं यही बोलूँगी किरण कि जब हम त्योहार की बात करते हैं तो त्योहारों में कोई दीवार नहीं है। जी हाँ। इसमें कोई सीमा नहीं होती। हर धर्म, हर जाति के लोग एक दूसरे के उत्सव में शामिल होकर ये संदेश देते हैं कि हम अलग अलग रास्तों से आते भले ही हैं, लेकिन हमारी जो मंजिल है एक है, और वो मंजिल है भाईचारा, एकता। ज़रूर। और संस्कृति वही है जो आप अपने बच्चों के बच्चों तक मतलब कि इंटरजेनरेशनल होना चाहिए, पीढ़ी दर पीढ़ी इसको आगे ले चलना चाहिए। और हमारे देश में हमने पर्व की बात की, संस्कृति के अंतर्गत पहनावा, खान पान, बोलने की जो लहजा है, भाषा, भोजपुरी भाषा, क्रियोल भाषा, वो कुछ भी हो, तमिल, तेलुगु, हिंदी, जो भी हमारी पूर्वजों की भाषा है उसको जिंदा रखना, उसका संरक्षण करना, उसको बोलते रहना हमारी जिम्मेदारी है। और किरण, हम चाहे जिस भी जाति से हैं, जिस भी धर्म से हैं, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हम सबसे पहले एक मॉरिशन है, इंसान है, मॉरिशन है। जी हाँ। नर्मदा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने अपना कीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम में भाग लिया और हमारे सभी सुनने वालों को विशेष धन्यवाद। आपने हमें फॉलो किया, अपने बहुत ही महत्वपूर्ण कमेंट्स हम तक भेजे, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। You're listening RM3 Radio.